बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल का, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजस्थानी ग्रेजुएट एसोसिएशन के मंत्री श्री प्रदीप चांडक से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। हमारे राजस्थानी स्नातक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन गुप्ता जी से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अब हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल जी साबू से निवेदन करता हूं, कृपया अनिल जी बोकिल को मंच पर लेकर आए। रामविलास जी साबू, डॉक्टर साबू जी, कृपया आपसे निवेदन है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु मंचासीन सभी पदाधिकारियों एवं माननीय अतिथि महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर तथा श्रद्धेय श्री धूत जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। संस्था के उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर मोहन गुप्ता जी से निवेदन करता हूं, अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। श्री रामकृष्ण जी दूत व्याख्यानमाला के 31वें अवसर पर आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री अनिल जी बोकिल, अर्थ क्रांति संस्थान पुणे, आज के हमारे मंत्री प्रदीप जी चांडक, चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, समन्वयकर्ता श्री रामदेव जी भूतड़ा, संयोजक विनोद जी बंग, आज सभा गृह में उपस्थित सभी पूर्वाध्यक्ष, आरजीए के सभी सदस्य, गेस्ट, श्री अनिल जी बोकिल के साथ पधारे हुए उनके मित्र, सहयोगी, मीडिया के बंधु और आप सभी का इस व्याख्यानमाला में
हार्दिक स्वागत है। आज का विषय विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन एक क्रांतिकारी कदम था और खास मीडिया की वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज भी जनरेट हुई। तो आज श्री अनिल जी बोकुल खुद यहाँ है जो इसके प्रणेता या प्रायोजक जाने जाते हैं। तो हमारा आज सौभाग्य है कि वो स्वयं हमको इस बारे में बोलेंगे। मैं आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के हमारे अतिथि वक्ता श्री अनिल जी बोकिल के साथ अर्थ क्रांति संस्थान पुणे से पधारे उनके साथी प्रशांत जी देशपांडे एवं विजय जी दबलगांवकर का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर कार्यक्रम में स्वागत करने हेतु मैं श्रद्धेय श्री रामकृष्ण धूत जी की सुपुत्री श्रीमती गंगा सोमानी जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा इनका स्वागत हो। श्री विजय जी दबलगांवकर, श्री विजय जी प्रशांत जी देशपांडे, धन्यवाद सोमानी जी। हमारे अतिथि वक्ता को माला एवं राजस्थानी पगड़ी से औपचारिक स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करता हूं श्री सुरेश जी गुप्ता, हमारे पूर्व अध्यक्ष। मैं निवेदन करता हूं हमारे संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मी निवास जी शर्मा से निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए और अनिल जी बोकिल आज के हमारे अतिथि वक्ता का स्वागत करें। राजस्थानी पगड़ी व इलायची की माला, जोरदार करतल ध्वनि। धन्यवाद शर्मा जी। वैसे राजस्थानी स्नातक संघ से सभागृह में बैठे सभी महानुभाव परिचित होंगे, फिर भी हमारे अतिथि वक्ता की जानकारी हेतु मैं बता दूं कि संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा सेवा जागृति है। संस्था द्वारा युवा वर्ग को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु आरजीए स्वर्ण जयंती शिक्षा कोष ट्रस्ट का गठन किया गया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज ट्रस्ट का कार्पस फंड 3 करोड़ को पार कर चुका है, जिसे संघ द्वारा शिक्षा के विकास एवं प्रोत्साहन में प्रयोग किया जाता है। संस्था द्वारा प्रति माह मासिक भाषणमाला द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष वक्ताओं को आमंत्रित कर समाज में जागृति लाने का प्रयास किया जाता रहा है। आज हम श्रद्धेय धूत जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 5 दशक पूर्व कुछ ऊंचा और अच्छा करने का जज्बा दिखाया। हम ऋणी हैं उस महान व्यक्ति के जिसने एक पौधे को बोया था जो आज वट वृक्ष बनकर आपके सामने है। श्री रामकृष्ण धूत जी के जीवन से परिचित कराने हेतु हमारे समिति के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं।
राजस्थानी स्नातक संघ के इस गौरवमयी कार्यक्रम के मंच पर विराजमान संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहन गुप्ता, अतिथि वक्ता श्री अनिल बोकिल जी, संघ के मंत्री श्री प्रदीप जी चांडक, कार्यक्रम के संयोजक श्री विनोद जी बंग, सह संयोजक रामदेव जी बुतड़ा, संघ के भूतपूर्व अध्यक्षगण, पदाधिकारी, सदस्यगण, नगर के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभागृह में उपस्थित महानुभावों, माताओं, भाइयों, बहनों, मीडिया, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। पिछले 30 वर्षों से राजस्थानी सनातन संघ प्रतिवर्ष संघ के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री रामकृष्ण तीर्थ धूत जी की स्मृति में व्याख्यान का आयोजन करता आ रहा है। मुझे इस वर्ष इस गौरवमयी कार्यक्रम का दायित्व सौंपा गया एवं धूत जी के जीवन परिचय के लिए आदेश दिया गया। मैं संघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं। श्री धूत जी का जीवन परिचय देना केवल एक चमकते सूरज को दीपक की रोशनी बताने के समान है। इस सभागृह में उपस्थित लगभग सभी अतिथिगण धूत जी से परिचित है, फिर भी औपचारिकता का वहन करते हुए मुझे श्री धूत जी का जीवन परिचय पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय धूत जी का जन्म 119 वर्ष पूर्व राजस्थान के नागौर जिला के मनावा गांव में हुआ। बचपन में ही आपके माता पिता गोलकवासी हो गए। आप अपने काका जी के सानिध्य में 9 वर्ष की आयु में हैदराबाद आकर रहने लगे और हैदराबाद को अपनी कर्मभूमि बनाई। जब सन 1908 में हैदराबाद में मचकुंदा नदी में बाढ़ आई थी, यह नदी अब मूसा नदी कहलाती है। इसी साल आपकी समाज सेवा का कार्य बाढ़ पीड़ितों की सहायता से शुरू हुआ। सन 1914 में आपका विवाह श्रीमती पार्वती देवी से हुआ। श्री धूत जी अपने जीवन में सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, कन्या विक्रय, मृत्यु भोज, ओसर मोसर आदि के सदा विरोधी रहे। वे समाज और देश के लिए बिना सत्ता या पद की अभिलाषा से जीवन पर्यंत एक प्रखर सेनानी की तरह कार्य करते रहे। सन 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना में प्रत्यक्ष सहयोगी रहते हुए पहले मंत्री बने। हैदराबाद के निजाम से मुक्ति के आंदोलन और रजाकारों के दौर में आपको कई बार जेल जाना पड़ा। श्री धूत जी की शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। उनके मन में एक शिक्षित और संगठित राजस्थानी समाज की प्यास जागृत हुई। इसी क्रम में सन 1920 में मारवाड़ी मंडल एवं हिंदी पुस्तकालय, फिर 1924 में बेगम बाजार स्थित मारवाड़ी हिंदी विद्यालय और हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। वे 1959 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र प्रदेश शाखा के मैनेजिंग ट्रस्टी बने। इसे समझा जाता है कि उनके राजस्थानी समाज और हिंदी से कितना लगाव था। वे अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष भी रहे। 1935 में खादी प्रचार संघ की स्थापना की एवं भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी सेवाएं दी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में आपकी सक्रिय सेवाएं रही। धूत जी किसी भी प्राकृतिक विपदा से सदा आगे रहते थे। चाहे 1929 का प्लेग हो या 1932 का बंगाल का अकाल, 1934 का बिहार का भूकंप हो या 1965 का क्वेटा का भयानक भूकंप हो, धूत जी ने सर्वदा पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता से पीड़ितों की सहायता की। धूत जी ने समाज सेवा का कोई भी कार्य क्षेत्र अछूता नहीं छोड़ा। विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संस्थाओं का शुभारंभ करते हुए आपने शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं राजस्थानी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से 55 वर्ष पूर्व इसी राजस्थानी स्नातक संघ की स्थापना की, जो आज पुष्पित पल्लवित होकर एक संक्षय विशाल वटवृक्ष के रूप में आपके सामने है। जीवन के अंतिम पड़ाव में वे सूरदास हो गए, फिर भी उनकी याददाश्त आवाज से सामने वाले को पहचानना तथा उनका चिंतन मनन अद्वितीय रहा। 1982 में धूत जी का स्वर्गवास हुआ। अंत में मैं धूत जी के चरणों में नमन करता हूं और इन 4 पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूं कि तुम गंगा सी पावन निर्मल कल कल बहती सरिता हो, मीरा के भजन सूरपद व कालिदास की कविता हो, राग रंग लय ताल छंद गीतों की रेखाओं में तुलसीदास की रामायण वो श्री कृष्ण की गीता हो। धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी।
बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम में अब तक संपन्न कड़ियों को पिरोने हेतु ख्याति प्राप्त हस्तियों ने पधार कर हमारा मान बढ़ाया है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आज के हमारे अतिथि वक्ता श्री अनिल जी बोकिल का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समिति के समन्वयकर्ता सीए श्री रामदेव जी भूतड़ा को। उपस्थित सभी जनों को जय श्रीमन नारायण। मंचासीन आदरणीय संस्था के वरिष्ठ जन अतिथि श्री अनिल जी बोकिल, यह मेरा एक अलग ही सौभाग्य है कि इनसे दूसरी बार मेरा सामना हो रहा है। 4 वर्ष पूर्व बहुत रात में तेज बारिश हो रही थी, उस समय हमने एक प्रोग्राम रखा था फैप्सी में, राजस्थानी स्नातक संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में। बहुत बारिश थी उस समय, उतनी बारिश के बावजूद भी करीब 100 लोग वहाँ पर आए थे। उसके बाद आपका कार्यक्रम यहाँ रेड्डी कॉलेज बरकतपुरा में था। जब से इनकी जो चर्चा होती है ये अलग ही है, और ये डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई उसके बाद तो आप ही चर्चित हो गए, आपका विषय से ज़्यादा आप चर्चित हो गए। ऐसे विशिष्ट जन को आमंत्रित कर हमें काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है। आपका संक्षिप्त परिचय जो मुझे नेट से डाउनलोड करने के बाद मिला उसके अनुसार ही कहूँगा। श्री अनिल बोकिल महाराष्ट्र के लातूर से संबंध रखने वाले हैं और आपका शैक्षणिक स्तर मैकेनिकल इंजीनियर है। यह अद्भुत है कि आप आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी शोध कर रहे हैं। आपने सन 1999 में औरंगाबाद स्थित प्रमुख औद्योगिक इकाई के करीब 100 कर्मचारियों को कुशल बनाने में एक अभियान प्रारंभ किया और वहां से प्रारंभ होकर भारत की अर्थव्यवस्था पर गूढ़ चिंतन सहित अनूठे विकल्पों को तराशने वाले शिल्पी के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की है। श्री बोकिल पुणे में अर्थक्रांति नामक संस्था का गठन करने के पश्चात देश भर में इसके अभियान को चला रहे हैं। चलन से बड़े नोटों को प्रतिबंधित करने की वकालत आप लंबे समय से कर रहे हैं। श्री बोकिल को एक सुअवसर प्राप्त हुआ था जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब आपने अपने इस जो प्रेजेंटेशन अभी आपके समक्ष आएगा उसे उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। और ऐसा माना जाता है कि 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी की घोषणा हुई उसमें श्री बोकिल के चिंतन का भी प्रभाव था। आप भ्रष्टाचार व काले धन की युति के दुष्प्रभाव से मुक्ति के सुगम उपायों पर अपने शोध आधारित प्रस्तावों पर देश भर में चर्चित व्याख्याता कहलाते हैं। अनेक प्रकार के करों व इनके पालन की जटिलताओं से आम जन को राहत प्रदान किए बिना भ्रष्टाचार व काले धन की समस्या से पार कैसे पाया जाए, इसके उपाय क्या है, इस पर आपकी प्रस्तुति काफ़ी मायने रखती है। पारदर्शिता व अल्प नकदी वाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की सूक्ष्मताओं को समझाने व विचार साझा करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अनिल बोकिल जी को। कृपया आकर हमारा मार्गदर्शन व ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद श्री भूतड़ा जी। बंधुओं, आर्थिक सुधार एवं कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ते भारत की असीमित संभावनाओं तथा टैक्सलेस भारत, लेस कैश भारत विषयक व्याख्यान हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री अनिल जी बोकिल को। कृपया जोरदार करतल ध्वनि सहित आपके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर अपना स्नेह प्रकट करें।
नमस्ते, मैं अनिल बोकिल। मेरा पूरा परिचय मैं पहले देता हूं, क्योंकि इसके सिवा मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा। मैं हूं आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन, ये पूरा परिचय है। और जो भूमिका से मैं आपके साथ बात करूंगा, यह भूमिका भी मैं पहले रखूंगा, क्योंकि ये कोई एक्सपर्ट की भूमिका नहीं है, कोई व्यक्ति की भूमिका नहीं है। जो भूमिका से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद मालूम नहीं है क्यों हो गया, शायद संयोग ही होगा, मीडिया ने बहुत नाम उछाला। जितना ये मिला, प्रशंसा मिली, उतनी गालियां भी मिली। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मिली, देश में घूमते रहे। लेकिन ये क्या था, ये हमने क्या रखा था, सरकार ने क्या लिया, हम क्या चाहते थे, क्यों चाहते थे, मोदी जी के खिलाफ क्या था, मोदी जी के साथ में क्या है, ये सभी मैं तो प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। ये इतना बड़ा डिसीजन जो मुझे लगता है कि शायद आज के समय में इतना बड़ा डिसीजन दुनिया में सबसे बड़ा शायद ये होगा। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बड़ा प्रभाव करने वाला ये डिसीजन है। हमारी सरकार एक सर्वोच्च संस्था है जो कोई डिसीजन ले सकती है, लेकिन सरकार से अगर कोई बड़ा है तो होती है हमारी संसद, क्योंकि संसद में अपोजिशन पार्टी भी होती है। संसद से बड़ा अगर कोई है तो वह है हमारा संविधान, क्योंकि संविधान के दायरे के आगे संसद नहीं चल सकती। संविधान ये ऐसे कहे तो हम इसको सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, लेकिन संविधान से अगर बड़ा कोई है तो वह है सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि यह संसद ने उसको, संविधान ने उसको डेडिकेट, संविधान से सिटीजन को डेडिकेट किया है। और मेरी भूमिका आज ये भारत का एक नागरिक, एक सिटीजन यही है। 130 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन के लिए, ये जनसंख्या के लिए हमारे लिए क्या चाहिए? ऐसा एक चाहिए हमें, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि एक भी आदमी का अगर नुकसान हो जाएगा तो हमें नहीं चलेगा। एक भी आदमी का 130 करोड़ में हमें ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि जो हमें बदल सकती है? हम सही में इतने मजबूर क्यों हो गए कि ऐसा एक रास्ता ढूंढने निकले कि ये देश में कुछ नहीं बदल सकता है? बहुत मायूसी से हम बाहर निकल के आए हैं। ये 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कितना अंधेरा घना हो गया कि इसके शायद कोई रास्ता है ही नहीं। मालूम ही नहीं था कि फिर सुबह होगी। हर आदमी अंदर से आक्रोश से भरा था, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। शायद आज ये भी नहीं है कि आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन आज उम्मीदें तो जाग गई है, कुछ तो बदल रहा है। यह बदलने की दिशा सही है या गलत है, यह अलग बात है, लेकिन बदल रहा है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि देश बदल रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में, यह आगे वाली बात होगी। और हम जैसे जिम्मेदार नागरिकों की उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। हम समझते हैं कि ये देश को अभी सिटीजन ऑफ इंडिया, 130 करोड़ का परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फैमिली, हम चाइना को डेमोक्रेटिक नहीं मानते हैं, तो कौन सी चीज आएगी? और ये परिवार हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है? आज राजस्थान संघ के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि ये जो कम्युनिटी है राजस्थान में, हम कम्युनिटी कहना भी गलत है, ये हमारी जो भाइयों की ये संस्था है, उसमें सबसे अगर अहम बात है वो परिवार व्यवस्था। ये सबके लिए, देश में अगर सबको लगा कि हम किसके लिए जीते हैं, तो भारत का कोई आदमी ना देश के लिए जीता है ना समाज के लिए, वो परिवार के लिए जीता है। 130 करोड़ का कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रांत नहीं कि जो परिवार के परे है। हमारा वजूद ही है कि जो हमारी परिवार व्यवस्था है। हर आदमी चाहता है कि अपने बीवी बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए जिए। हमारे देश में अगर हमारी किसी के साथ अगर इंटीग्रिटी है तो वह है हमारी परिवार व्यवस्था। जितना परिवार बड़ा उतना वो आदमी समृद्ध, यही समझा जाता था। अब चीज बदल रही है, बड़े मात्रा में न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, फैमिली का छोटीकरण, छोटा छोटा फैमिली छोटा होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो मेरे उम्र के यहाँ के लोग होंगे तो उनके अंदर की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कुछ है तो ये न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली है। कोई भी लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसको हम फिर संवार लेंगे, लेकिन परिवार का लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा रहता है। हम लोग इसमें किस तरीके से आ गए, हम कौन सी
विचारधारा से लेके और कौन सी नीतियों की वजह से यहां तक आ पहुंचे। अगर कोई भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएंगे तो हर भारत का आदमी जुड़ा है परिवार के साथ। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो परिवारी है। और ये परिवार कौन सा ये था, डायमेंशन था कि जो प्रोग्रेस का सिंबल एक जगह था कि मेरे घर में इतने लोग हैं, वो मेरा प्रोग्रेस सिंबल था। मैं दादा दादी के साथ रहता हूँ, मेरे चाचा है, मेरे कजिन्स है और सब एक घर में रहते हैं, वो हमारा प्रोग्रेस सिंबल था। आज मैं कहूं हमारे पुणे जैसे एक शहर में तो ऐसे हो रहा है कि सिर्फ पति पत्नी रहते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली है। बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। इतना न्यूक्लियराइजेशन हो गया, इतना इंडिपेंडेंस आ गया कि हर कोई चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं। प्राइवेसी, स्पेस, पर्सनल स्पेस, हर आदमी कोई भी बात करे, युवाओं की बात होगी तो सबको अभी पर्सनल स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। एक रूम में, 2 रूम में तो हमारी जिंदगी गई। अच्छा लगा, भाई बहनों के साथ इतना मजा आया था। हम कहते हैं ना, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप के पास, परिवार के पास इतनी आय कम थी, घर में पेड़ ज्यादा थे और पानी बहुत कम था। कम पानी की वजह से पेड़ सूखने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन पेड़ सूखे नहीं, उसकी मूलें गई, पानी तक गई, हमारा वजूद रह गया, हम गए पानी तक, हम टिक के रह गए। समय बदल गया, अभी घर में पेड़ कम हो गए और पानी ज्यादा हो गया। कम पानी की वजह से सूखने के चांसेस थे, लेकिन ज्यादा पानी की वजह से सड़ना 100% होना है। अभी की जनरेशन लग रही है, सूखने और सड़ने में फर्क आ गया। ना हम समझ पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं कि ये क्या पैराडाइम शिफ्ट हो गया। मेरे पिताजी की जो जनरेशन थी, उन्होंने जो भी परचेस किया तो उन्होंने उनके संचय से परचेस किया। जब मकान बन गया मेरे पिताजी के, उनके उम्र के 55 साल में, 60 साल में, आधी रोटी खा के, जब उन्होंने संचय करके, यानी उन्होंने पास्ट बेचा था प्रेजेंट में जीने के लिए, संचय से उनकी सभी जो खरीदारी थी होती थी, जो उन्होंने बढ़ाया, घर बनाया, वो संचय से, यानी आपका अपना अतीत बेच के। लेकिन आज का जनरेशन है 22-24 साल का, वो भविष्य बेच के पहले दिन लोन लेना चाहती है, व्हीकल के लिए हो या मकान के लिए। एक जनरेशन है जिन्होंने अतीत बेचा था और दूसरा जनरेशन है जिन्होंने भविष्य बेचा है। और वो दोनों जनरेशन एक ही घर में रहते हैं। अभी दोनों समझ नहीं पा रहे कि गलत कौन है, ये गलत है या वो गलत है। दोनों गलत नहीं है, ये काल का पूरा एक समय का ये है, क्या बोलते उसको, यहाँ काल चक्र है। ये एक ही घर में रह के समझ नहीं पा रहे गलत कौन है। जहां इंडिविजुअलिटी एक शाप लगती थी कि मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मेरा परिवार है, आज लगता है कि मैं इंडिविजुअल हूं। आज के टीवी के एडवर्टाइज जब देखते हैं कि मैं मेरे बेटे का क्यों लूं, LIC का प्रीमियम, मेरा चेक है ये, मैं मेरे पैर पे खड़ा हूं, 70 साल का आदमी। हमें लगता है कि अगर चेक बुक आपका है तो आपका बेटा किसका है? बेटे पे आपका इतना हक क्यों नहीं जो चेक बुक पे है आपका? भारत की विचारधारा, भारत की परिवार व्यवस्था जिस तरीके से नेचर से जुड़ी थी, ये पूरा बदल गया। हम लोग आ गए एग्रीकल्चर से, पहले ना तो हम हिंदू है ना मुस्लिम है, उसके पहले हमें वो कृषिवल है। हम आ गए किसान संस्कृति से। नेचर ने भारत को एक ऐसा एक ज्योग्राफिकल एक ये दे दिया, पोजीशन दे दिया कि जहां नेचर का पूरा फेवर मिल गया। बैलेंस्ड क्लाइमेट था, पानी, बहती नदियां, बायोडाइवर्सिटी इसलिए मिल गई क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया निसर्ग ने, नेचर ने आदमी को दे दी। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया ऐसी है जहां एक दाना बोने के बाद आपको 1000 दाने नेचर देता है। किसी और प्रक्रिया आदमी ऐसा ढूंढ नहीं पाया जो नेचर के साथ कंपीट करे। एक इनपुट को एक आउटपुट लेने वाली कोई प्रक्रिया आदमी के हाथ में नहीं है, सिर्फ नेचर क्रिएटर है। आदमी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली वन कैन चेंज द फॉर्म। नेचर ने खुद के हाथ में रखा। इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई भारत में, रोटी कपड़ा और मकान,
मुबलकता बहुत उपलब्ध था। यहाँ के दिल इतने बड़े हो गए क्योंकि सभी उपलब्ध था, दिमाग की जरूरत ही नहीं थी, किसी के साथ लड़ना था ही नहीं। नेचर की कृपा क्या है, कृपा छत्रवे, नेचर के ब्लेसिंग से यहाँ के आदमी की जिंदगी बन गई। ब्रॉड हार्ट कोऑपरेशन, यहां सहकार आ गया और कंपटीशन खत्म हो गई क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं थी, स्पर्धा थी ही नहीं थी, तो सहकार था। इसी समय यूरोप का एक भूभाग था जहां दूसरी संस्कृतियां बढ़ रही थी और वो बिल्कुल अलग कंडीशन में थी। वहां नेचर बहुत हॉस्टाइल था, 9 महीने की ठंड, बर्फ, फोटोसिंथेसिस की है ही नहीं क्योंकि सूर्य प्रकाश तो है ही नहीं। नेचर के साथ झगड़ा करते, नेचर के साथ लड़ाई करते वहां के आदमी की अस्तित्व बचा रहा, नेचर से लड़ता रहा। नेचर से लड़ने के लिए उसके दिमाग को जरूरत थी, बहुत बड़े दिमाग की। उसका दिमाग बड़ा हो गया लेकिन ये छोटा हो गया, दिल छोटा हो गया। हंटर गैदरर, खाने की वजह से अस्तित्व बचाने के लिए से भी उसको नेचर के साथ झगड़ा करना पड़ता था। और वहां का आदमी दिमाग से बड़ा हो गया, दिल से छोटा हो गया। वहां कंपटीशन आ गई, नेचर के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए वो नेचर के साथ फाइट करता रहा। भारत में जरूरत थी नहीं, यहां कॉपरेशन आ गया, वहां कंपटीशन आ गई। वो ऊर्जा की खोज में वहां टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो गई, तंत्रज्ञान, और यहां विपुलता की वजह से अंदर का प्रवास शुरू हो गया और यहां तत्व ज्ञान का ये हो गया। वहां तंत्रज्ञान, यहां तत्वज्ञान, वहां टेक्नोलॉजी आ गई, यहां फिलॉसफी आ गई। महावीर जैन आ गए, बुद्ध आ गए, सनातन आ गए। अंदर का प्रवास, आदमी सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक जन्म के बाद का दूसरा जन्म क्या होगा, लाइफ आफ्टर डेथ। सोचने का ढंग बदल गया। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इंडिविजुअल्स के परे है समाज, समाज के परे है ये नेचर, और उसके परे परमेष्टि। यहां तक खोज हो गई, दिल बड़े हो गए, दिमाग छोटा, जरूरत ही नहीं लगी। यहां हर चीज जजमेंट से होने लगी, मेजरमेंट था ही नहीं, कोई दिमाग की जरूरत ही नहीं थी। यह आदमी बोलता है ये आदमी अच्छा है, ये आदमी गलत है, क्यों गलत है इसका मेजरमेंट नहीं। उसके बाद दादाजी ने ऐसा किया था, उसकी हिस्ट्री, हर चीज जजमेंट पे थी। हमारी अर्थव्यवस्था भी अलग थी, वो मेजरमेंट पे नहीं थी, वो थी जजमेंट पे। जैसे हम बचपन में जाते हैं ना सब्जी खरीदने मार्केट में चलते थे, तो हमारे समय में वो कांटा था ही नहीं। वो सब्जी ये करता है ना जिसमें तौलते हैं, उसका कांटा था नहीं, वो जजमेंट थे। उतना छोटे छोटी राशि बनाती जाती थी, 1 रुपए को इतना, 2 रुपए को इतना। आपके जजमेंट के हिसाब से आपने लेना है कि आपके घर में कितने मेंबर है, तो इतनी क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। जजमेंट, मेजरमेंट था ही नहीं। जब कांटा था ही नहीं तो कांटा मारने की चांसेस कहाँ थे, थी नहीं। हर चीज जजमेंट थी। देने वाले का हाथ इतना बड़ा था। मेरे गांव में जब दूध वाला दूध डालने आता था ना, तो 1 लीटर के बाद में वो 1/4 लीटर ज्यादा डालता था, उसको धार बोलते थे हमारे मराठी में। और इतना देने के बाद बोलता था कि मैंने 1 ही लीटर दे दिया। देने वाले का हाथ बड़ा था, समृद्ध था। हमारे गांव में जब आम बिकते थे ना किसान, तो 120 आम देते थे और बोलते थे 100 ही दे दिया। देने वाले का ही हाथ इतना बड़ा था, तो लेने वाले पे ऑब्लिगेशन था ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं था। बदल गया, मार्केट बदल गया, वो जजमेंट से अभी मेजरमेंट की तरफ आ गया। हमारे गांव में वो वेइंग मशीन आ गए, वो डिजिटल वेइंग मशीन होती है ना, 3 डिजिट वाले। अभी उसमें कोई चावल भी अगर वो ये कर रहा है, तौल रहा है, और उसमें 2 मिलीग्राम ज्यादा हो गए तो वो चावल निकाल के रखने लगा। दिमाग जैसे बड़े होने लगा ना, तो दिल छोटा होने लगा। और उसको हमने परफेक्शन कहने की बात कही। एक्यूरेसी परफेक्शन कभी थी नहीं हमारे इसमें। एप्रोप्रिएशन वाज अ परफेक्ट थिंग, नॉट एक्यूरेट। हम लोग कभी एक्यूरेट थे ही नहीं, क्योंकि नेचर ने हमें इतना ज्यादा दिया था। हमारी पूरी जीवन शैली अलग थी, हम समृद्धता से आए थे। हम कितने समृद्ध थे, मैं आपको सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स पे बात करते इसलिए। ईस्वी सन 1001 पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी 20 करोड़।
ग्लोबल पॉपुलेशन 20 करोड़ एक साल। ईस्वी सन 1000, दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ 75 लाख। 1000 साल में 75 लाख जनसंख्या बढ़ गई 1000 साल में। 1806-7 दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़, 800 साल में 80 करोड़। 1926-25 दुनिया की पॉपुलेशन 200 करोड़। 2017 दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़। ये स्टैटिस्टिक्स हमारे देश का भूभाग, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस इतने ज्यादा अबंडेंस, हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग थी, हमारे व्यवहार अलग थे। हमारे देश में अर्थशास्त्र का मतलब पैसे का शास्त्र था ही नहीं, पैसा कभी था ही नहीं। हमारे देश की बड़ी गलती हो रही है कि हम अर्थशास्त्र को पैसे का शास्त्र समझते। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ मनी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का जो शास्त्र होता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। पैसे का जो शास्त्र होता है उसको फाइनेंस कहते हैं, वित्त शास्त्र। भारत में कभी था ही नहीं। भारत का जो व्यापार चलता था, यहाँ के उद्योग जो चलते थे, जैसे हम गांव में देखते हैं ना, हमारे देश में किसान को बलि राजा कहते हैं, सबसे बड़ा कृषिपति। वो क्यों? वो सिर्फ खाने के लिए अनाज नहीं पैदा करता था, वो तो था एक पर्पस, खाने के लिए अनाज चाहिए, लेकिन अनाज का दूसरा पर्पस बहुत बड़ा था। वो विनिमय के लिए भी अनाज का यूज होता था। सभी जो 12 हमारी यहाँ जो सेवाएं चलती थी, गांव की सेवाएं, 12 बलूते हमारे मराठी में बोलते हैं उसको, 12 सेवाएं जो होती थी, किसान लोहार हो या सुतार हो या जो होती है ना, ये सभी सेवाएं वो अनाज पे चलती थी। तो एक्सचेंज का जो मीडियम बनाता था वो भी किसान बनाता था, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो विनिमय के लिए था। और जब तक वो विनिमय उसके हाथ में था, पूरा गांव उसके हाथ में था, तब तक किसान जो था वो राजा था। हमारे मराठी में बोलते हैं कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। कृषि का मतलब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचर के साथ, आप प्रोड्यूसर हो। व्यापार का मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। वेल्थ का क्रिएशन होना चाहिए, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ये दोनों अच्छे थे। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। जहां आपके दिमाग को कुछ नहीं होता है, कर नहीं सकते, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट, आप नौकरी करो किसी की। अब ये पिरामिड उल्टा हो गया। उत्तम नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी की, मध्यम व्यापार, चाइना से लेके ट्रेडिंग करो, भारत में बेचो। बना तो नहीं सकते चाइना की कॉस्ट में, तो चाइना से लेके यहां से सेल करो। कनिष्ठ कृषि, हम देख रहे हैं कि कृषि वाल तो आज सुसाइड कर रहे हैं। ये पिरामिड उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? ये सभी अर्थशास्त्र से जुड़ा है। भारत की अर्थशास्त्र की परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। हम शाश्वत विकास की बात सोचते थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात कभी सोच ही नहीं सकते थे। प्रगतिशील विकास यह हमारी धारणा नहीं है, शाश्वत विकास हमारी धारणा है। शाश्वत का मतलब यह था कि मैंने जो पाया वो मेरा बेटा भी पाना चाहिए, उसका बेटा भी, और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। जैसे मैं टिक गया, मेरा बेटा भी टिकेगा, उसका बेटा भी टिकेगा। एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव होना चाहिए, क्रिएटिव के लिए एनकरेजिंग होना चाहिए। अभी उल्टा हो रहा है कि बच्चे के लिए इतना संभाल के रख रहे हम कि हमें डर लग रहा है कि हमें कुछ हो गया तो इसका कैसा होगा, ये तो बावला है, ये तो जी नहीं पाएगा। जहां हम खड़े हैं वहां से उसके प्रोविजन के लिए हम फाइट कर रहे हैं। अगर मेरे जनरेशन के किसी भी इसको पिता को पूछा जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कौन सी वरी है, मेरी बेटी की थोड़ा प्रॉब्लम है, बेटा अभी तक पैरों पे खड़ा नहीं है, अभी बेटी की शादी होनी है, यही वरीज है उसकी, उसके खुद के कुछ नहीं है। हमारी धारणा ही अलग थी। भारत में ये जो 4 पुरुषार्थ की बात कही है, धर्म, अर्थ, काम, ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। कर्म हम बोलते उसको, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। तो हमारे यहां धर्म का
अनर्थ इतना ज्यादा हमने समझ लिया, धर्म का अर्थ ये था ही नहीं जो आज हम जो धर्म समझते हैं। धर्म का अर्थ, हमारे जो परिभाषा जो है हमारे तत्व ज्ञान की, वो कैरेक्टर पे जो काम करता है, वो पुरुषार्थ जो आदमी के कैरेक्टर पे करता है, वो होता है धर्म। और भारत के तत्व ज्ञान में हर एक आदमी का धर्म अलग होता है। दो भाइयों का धर्म अलग होता है, माँ का धर्म अलग होता है, पिता का धर्म अलग होता है, बहन का धर्म अलग है, भाई का धर्म अलग है, वक्ता का धर्म अलग है, श्रोता का धर्म अलग है। भूमिका बदल जाती है, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। एक ही माँ बाप के दोनों लड़के अलग होते हैं, बिल्कुल अलग, एक ही संस्कार के होते हैं, क्या आरएनए डीएनए के होते हैं, लेकिन अलग होते हैं क्योंकि उनके धर्म अलग होते हैं। कैरेक्टर जो होता है वो धर्म, और कैरेक्टर से परे जो भी है वो सभी कंडीशन, सभी संसाधन, वो है अर्थशास्त्र। ये दोनों के मिलन से जो होती है प्रक्रिया, यानी प्रोसेस, कर्म, काम। और ये प्रोसेस होने के बाद अगर सैटिस्फैक्शन मिला तो वो है मोक्ष। मेरे पेट की भूख है, मेरा धर्म है, वो बाहर से मैं नहीं ला सकता। मेरे भाई ने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, तो अभी मेरा धर्म, मेरी भूख है, मैं बाहर से ला ही नहीं सकता। थाली का खाना ये अर्थ है, ये संसाधन है। खाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, ये काम या कर्म है। और खाने के बाद अगर मुझे सैटिस्फैक्शन मिल गया तो मोक्ष है। थाली का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा पेट ही बिगड़ा है, मेरा धर्म बिगड़ा है, और मैंने खाना खा लिया, मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मेरी भूख बहुत अच्छी है, मैं बहुत थका हूं, लेकिन खाना थाली का जो है खराब है, वो खराब हुआ है, वो सड़ा है, अर्थ खराब है, धर्म अच्छा है, मैंने खाना खा लिया, मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगा क्या? ये दोनों बहुत अच्छा है, भूख भी अच्छी है और खाना भी अच्छा है, लेकिन खाने का तरीका ही गलत है। 2 मिनट के अंदर मुझे भागना है, मैं खा रहा हूं, भाग भाग के खा रहा हूं, सैटिस्फैक्शन नहीं, उदर भरना होगा, सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। धर्म, अर्थ और कर्म, ये 3 पिलर है, 33.3%, इसमें 100% सैटिस्फैक्शन होता है। हम लोग जो है तो 20 साल से सिर्फ अर्थ पे काम करते हैं, संसाधन। हमारे देश में धर्म में काम करने की जरूरत ही नहीं, 5000 साल हम उसी पे काम करते आ रहे हैं। हमारे देश में जितना कैरेक्टर पे काम हुआ है, शायद किसी देश में इतना ज्यादा हुआ है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो वही है, कैरेक्टर को बदलो, मोस्ट सस्टेनेबल थिंग। और वो आता है एजुकेशन से, नॉट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से नहीं, एजुकेशन से। हमारी एजुकेशन की धारणा भी बदल गई, हम ट्रेनिंग को एजुकेशन कहने लगे हैं। जो दिया जाता है वो ट्रेनिंग होता है, जो लिया जाता है वो एजुकेशन होता है। इसलिए हमारे देश में एकलव्य एजुकेटेड था और अर्जुन, पार्थ, वो ट्रेंड था, उसको मिली थी और इसने लिया था। एजुकेशन आदमी का कैरेक्टर बदलता है कि हम क्या एसिमिलेट करते हैं, हमारे कैरेक्टर का ओरिएंटेशन क्या है, उसके साथ जो आएगा। एप्टीट्यूड अलग और एबिलिटी अलग। जो एप्टीट्यूड के साथ आएगा वो एजुकेशन होगा, जो एबिलिटी के साथ आएगा वो ट्रेनिंग होगा। हमारी धारणा अलग थी धर्म की, ऐसी अर्थशास्त्र की हमारी धारणा अलग है। हम लोग रियल वैल्यू का एक्सचेंज करते थे, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते थे, मूल्य के बदले में मूल्य, उसके बीच में कोई मीडिएशन नहीं था, कोई मीडियम नहीं था। बार्टर सिस्टम, ये चीज के बदले में चीज, नो इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी कुछ थी ही नहीं। रियल वैल्यू का एक्सचेंज, आदमी का कैरेक्टर उसके साथ जुड़ता था कि अरे भाई ये आदमी के साथ नहीं डील करना, ये अच्छा आदमी नहीं है। ये धारणा बदल गई जब हमारे जेब में एक मीडियम आ गया, कागज का टुकड़ा आ गया जिसके ऊपर लिखा है धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये कागज के टुकड़े ने आदमी के कैरेक्टर को साइड ट्रैक कर दिया। आज अनिल बोकिल के जेब में 500 रुपए की नोट है और वही नोट दाऊद इब्राहिम के जेब में है, तो मीडियम तो एक ही है, कैरेक्टर को पहचानती नहीं, वो तो सिर्फ परचेसिंग पावर है। हमारा कैरेक्टर हमारे ट्रांजैक्शन से, हमारे व्यवहार से टूट गया, बिखर गया। और फिर हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारे बेटे ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हमारे देश का कैरेक्टर कंपैशनेट है, वो पैशनेट था ही नहीं।
लेकिन आज की दुनिया का अगर कोई मूल मंत्र है तो पैशन है क्या पास, आपके पास जो अमेरिका का पासवर्ड है, पैशनेट। अब भारतीय लोग कभी पैशनेट थे ही नहीं, हम लोग कंपैशनेट थे। पैशन में जब श्रद्धा और सबूरी यानी साईं बाबा जब ऐड हो जाते हैं पैशन के साथ, श्रद्धा, ट्रस्ट और पेशेंस, सबूरी, तो कंपैशन बनती है। ये मॉडर्न मार्केट ने ये दोनों को निकाल दिया। पैशन, सिर्फ पैशन चाहिए उनको, कंपैशन नहीं चाहिए। कंपैशन आ जाएगा तो मार्केट फूलेगा ही नहीं। अगर कोई चीज के साथ आपका लगाव आ गया तो आप उसको रिटेन करोगे तो नए के लिए आप तैयार ही नहीं होंगे। अरे मेरे पास है भाई, मार्केट को नहीं चलेगा। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे जो सबसे बड़ा अंदर से जो पीड़ा है, ये हमारी परिवार व्यवस्था बिखर क्यों रही है। क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली, ये सबसे बड़ा अगर अवरोध है मार्केट के प्रोग्रेस में, हमारी जॉइंट फैमिली है। मार्केट कभी नहीं चाहता कि अब 4 लोग एक घर में रहे, क्योंकि 4 लोग आप घर में रहोगे तो एक ही हम टीवी बेच सकेंगे, आपको एक ही फ्रिज दे पाएंगे। आपको तो 4 देना है, आपको अलग रहना है। आपके प्राइवेसी को हमको इतना ये करना है कि आप समझे कि मेरा वजूद, मैं इंडिपेंडेंट हूं। हम सब लोग साइंस वाले तो समझते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं फूड चेन जो है इंडिपेंडेंट, ये दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, सभी इंटरडिपेंडेंट है। हर कोई सजीव है वो इंटरडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, एक फूड चेन का ये है। लेकिन एक वर्चुअल आभासी एक ऐसा आ गया कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे जेब में पैसा है, मुझे घर की जरूरत नहीं, मैं होटल में खाना खा लूंगा, मैं लॉज में सो जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा परे अगर आप पैर उठा के देखेंगे तो जो परोस रहा है अंदर होटल में वो तो आदमी है ना। कौन परोस रहा है अंदर? एक वर्चुअल एक स्क्रीन आ गई हमारे आंख के सामने कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, नेचर में हो ही नहीं सकता। मार्केट नहीं चाहता हमारी फैमिली स्ट्रक्चर हर एक को इंडिपेंडेंट रखे, हर आदमी फ्रस्ट्रेशन में रहे, हर आदमी इंश्योरेंस की तरफ देखे। उसको फैमिली का अगर एश्योरेंस मिल जाएगा तो ये इंश्योरेंस मार्केट ही खत्म हो जाएगा। मार्केट आपको इंश्योरेंस दे सकता है, एश्योरेंस नहीं दे सकता है। फैमिली आपको एश्योरेंस देगी, अरे कुछ हो गया तो हम है ना, जा, तू भूखा नहीं रहेगा, ये घर तेरा है। ये एश्योरेंस था, ये इंश्योरेंस नहीं था। जो आदमी की बेसिक इंस्टिंक्ट है फियर ग्रीड, उसमें फियर है, भय, भूख, निद्रा, मैथुन। ये जो भय है फियर इंस्टिंक्ट, इसको इतना ज्यादा इसको एस्केलेट किया गया मार्केट ने। वो जितना ज्यादा होने लगा आदमी सिक्योरिटी को ढूंढता रहा और सिक्योरिटी के लिए हर एक टूल को अडॉप्ट करता गया। बेसिकली नेचर का नेचर जो है, नेचर का नेचर, सृष्टि का नियम है, वो अनसर्टन है, वो बदलते रहती है, हर पल में नई सृष्टि होती है। चेंज इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ नेचर, चेंज इज अ बेसिक कैरेक्टर, वो बदलते रहती है, वो अनसर्टन है। लेकिन अनसर्टेनिटी को हम लोगों ने साइकोलॉजी में इनसिक्योर्ड बोल के ये कर दिया, रिसीव कर लिया। या अनसर्टन है तो सिक्योरिटी चाहिए और उसकी प्रोविजन करना, यही है इंश्योरेंस। हम लोग कभी थे ही नहीं, हम लोग फैमिली के एश्योरेंस पे थे, कभी मार्केट के इंश्योरेंस पे हम कभी जिए नहीं। ये बदल गया। ये भूमंडलीकरण, जागतिकीकरण जो हो गया, वैश्वीकरण, मार्केट का वैश्वीकरण हो गया। इसके पहले ये हमारा परिवार था। अभी घर में एक जैसा छोटा भाई होता है ना, जैसे वो बड़े होना लगता है और इतना बड़ा हो जाता है एक दिन कि बाप से भी ज्यादा कमाने लगता है और बाप को एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बेटा अभी बड़ा हो गया, अपने ऊपर रौब जमाने लगा। वैसे कोई भी सरकार होती है देश की, वो होती है बाप, और जो भाई होता है, बड़ा भाई, वो होता है बाजार, मार्केट। देश का बाप जो होता है वो होता है गवर्नमेंट, सरकार, क्योंकि उसको 130 करोड़ का ये होता है। 130 करोड़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट पे होती है, होती बाप। और मार्केट होता है वो बड़ा भाई होता है। हम समझते हैं ना, बाप का होता है वो हक का होता है और भाई का होता है वो एहसान का होता है, वो हक का नहीं होता। बाप का है वो तो हक का है।
लेकिन आज हमारे देश की नहीं, दुनिया के जो प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी दुनिया के देश की जो गवर्नमेंट है वो छोटी होती जा रही है और मार्केट बड़ा होता जा रहा है। और ये मार्केट जो चल रहा है आज का, जो फाइनेंस पे चल रहा है, वो अर्थशास्त्र पे नहीं चल रहा है, वो वित्त शास्त्र पे चल रहा है। जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि हमारे घर में हमारी दादी बोलती थी कि हमारे जनरेशन में एक तिल 7 लोगों में बांट के हम खाते हैं। हम तो हंसते थे, एक तिल कैसे काटोगे, कैसे खाओगे। लेकिन जब हमने उनका अर्थ समझा सही में क्या है, तो ये था हमारी जो धारणा थी, निर्मिति के साथ वितरण था। एक जो तिल मैं सामने वाले को देता था तो मुझे ये गारंटी थी कि दूसरा कोई तो मुझे देने वाला था ही। क्रिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए वो प्रॉस्परस था, वो रिच नहीं था, वो समृद्ध था, वो श्रीमंत नहीं था। जब क्रिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है तो वो प्रॉस्परस होता है, वो समृद्ध होता है। हम लोग समृद्ध थे, हम कभी श्रीमंत नहीं थे। जैसे बड़ा धरण होता है ना, जिसको डैम बोलते हैं, धरण जो होता है नदी पे बांधा जाता है, बड़ा बांध। बांध क्या अलग जो येलोर होता है, बांध होता है, वो रिच होता है, वो श्रीमंत होता है, अमीर होता है, समृद्ध नहीं होता, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्राई होता है। बहती नदी जो होती है वो समृद्ध होती है, खुद के साथ सबको देते रहती है, समंदर तक जाने के। वो अमीर नहीं होती, वो समृद्ध होती है, क्योंकि क्रिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध थी, वो कभी भी अमीर नहीं थी, रिसोर्सफुल थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके साथ था। हमारे पैसे की धारणा ही गलत हो गई, हमने समझ ही नहीं पाया ये पैसा क्या चीज है। यहां तक कॉम्प्लेक्स आ गया कि वो कागज के टुकड़े को हम मान रहे हैं कि भाई यही सबसे बड़ा है, ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना मैया। ये कागज का टुकड़ा बना कैसे है? मैं बोलता हूं ना, हम इतनी इसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, सबको लगता है कि अगर ये देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था, ये देश को सवाल पूछा था अब्दुल कलाम जी ने, कि ये देश का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अलग अलग विचार आ गए, किसने पॉपुलेशन कहा, किसी ने शिक्षा कही, किसी ने भ्रष्टाचार कहा, किसी ने कुछ अलग अलग। गुजरात के एक छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया था कि ये देश का बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी है, दारिद्र्य, उसके डेरिवेटिव्स है बाकी ये सब। तो यहां तक हो गया कि बड़े बड़े जो अर्थशास्त्रज्ञ हैं उनको भी ये पूछा गया कि ये क्यों है, ये देश में इतनी निर्मित होती है, इतना निर्माण होता है, फिर भी ये देश गरीब क्यों? क्या रीजन है इसका? बता नहीं सके। इसका एक ही रीजन है कि इसके बीच में जो रुपया पैसा आ गया, वो पैसा कैसा होता है मालूम ही नहीं किसी को। एक ऐसी अंधश्रद्धा हमारे देश में है कि ये जो कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज 500 या 2000 जो भी है। आज ये नोट कैसे बनती है किसी को मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े सीखे हुए लोग भी यही मानते हैं कि ये जो नोट प्रिंट होती है इसके लिए सरकार के पास सोना होता है, वो सोना सरकार रिजर्व बैंक के पास रहती है, और उतने मूल्य की नोट बनते हैं वो फिर सरकार सर्कुलेशन में लाती है। यही धारणा है ना हमारी। ये भारत में 1956 में खत्म हो गया ये सिस्टम, 70 साल हो गए खत्म हो गए। सोने का और रुपया का कोई संबंध नहीं है, 70 साल से नहीं है। कोई समझ ही नहीं पाया। ये 2000 का जो टुकड़ा है कागज का जिसके ऊपर ये लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज, ये कागज का टुकड़ा भारत आज जो बनाता है उसकी कीमत है 3 रुपए 60 पैसा 59 पैसा। उसमें 2000 की नोट तैयार हो जाती है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, पेपर की जो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की, 3 रुपए 60 पैसा प्लस माइनस, और एक्सचेंज वैल्यू कंप्लीटली वर्चुअल। आज दुनिया की सबसे ताकतवर अगर कोई करेंसी नोट है वो है डॉलर की। हम सब लोग जानते हैं क्योंकि अमेरिका का डॉलर दुनिया में सबसे ताकतवर है, उसके सभी एक्सचेंज होते हैं डॉलर में। और डॉलर की सबसे बड़ी नोट है $100 की, $100 बिल।
एक $100 की नोट प्रिंट करने का अमेरिका का खर्चा है 12 सेंट, यानी उनकी 100 रुपए की नोट उनके 12 पैसे में बनती है। एक्सचेंज में जब हम 100 रुपए की नोट लेते हैं $100 की, तो हम अमेरिका को क्या देते हैं आपको मालूम है? $100 वैल्यू का बासमती चावल, डॉलर वैल्यू का। उसके बदले में जो कागज का टुकड़ा लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 12 सेंट। 12 सेंट का कागज का टुकड़ा हम लेते हैं तो $100 वैल्यू का अल्फांसो हम उनको देते हैं। एक्सचेंज है ये। डॉलर का सोने के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 71 में डॉलर भी सोने से डिस्कनेक्ट हुआ है, 1971। और हम सब लोग तो जानते ही है कि हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं आज अमेरिका को, वो क्या है? हमारे युवा बच्चे। केजी से हम उनको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। वही ट्रेनिंग देना है, क्योंकि उनको वही कल्चर में हमें ढालना है। अगर वो अंग्रेजी नहीं अच्छा बोल पा रहा है तो हमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमारे बेटा कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो वेस्टर्न मैनर से आना चाहिए। अगर उसने पैर छू लिया तो अरे नहीं नहीं यार गुड मॉर्निंग कहा, ये मेरी स्मार्ट मम्मी है, ये नूडल 2 मिनट मम्मी। ये हमारा कल्चर है आज। हमारी पढ़ाई इसी के लिए है कि हमारे बच्चे वहां जाए, डॉलर कमाए। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे हमें घर में क्यों नहीं रखने हैं, मालूम ही नहीं है हमें। ये किसके लिए हम बना रहे हैं ये भी हमें मालूम नहीं है। हम अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ये हमारी सक्सेस ये हमारे देश की कभी थी ही नहीं। हम लोग सेटिस्फैक्शन की तरफ जाने वाले, सक्सेस की तरफ नहीं। हमारा अल्टीमेट जो एम है वो सेटिस्फैक्शन है, नॉट सक्सेस। लेकिन हमारी धारणा हमारे बच्चों पे गलत तरीके से, आप सेटिस्फाई हो या नहीं मालूम नहीं, आप सक्सेस होना है, आपको IIT होना है, आपको MBA होना है, IIM होके आपको अमेरिका चलना है। और फिर मैं हमारे दोस्तों में बोलूंगा कि मेरा बेटा भी अमेरिका के एक बड़े हिस्सा में काम करता है। वो आपके लिए क्या करता है मालूम नहीं, आपके अस्पताल के लिए वहां से पैसा भेजेगा। लेकिन ये भी एक कमोडिटी हो गई। हम पैसे को समझ नहीं पाए। ये कागज का टुकड़ा क्या है? ये कागज का टुकड़ा कोई इकोलॉजी के साथ जुड़ा ही नहीं, कोई नेचर के साथ जुड़ा ही नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस, इट्स नॉट अ साइंस ऑफ मनी, रिसोर्सेस। एंड साइंस ऑफ सोर्सेस इज इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? साइंस ऑफ सोर्सेस इज इकोलॉजी, पर्यावरण। जो स्रोतों का शास्त्र होता है, जो नेचर ने बनाया, वो सभी इकोलॉजी होती है, स्रोत बोलते हैं उसको। नेचर ने सब कुछ बनाया, नेचर ने पेड़ बनाए, पशु बनाए, पंछी बनाए, पेड़ क्या बोले, पर्वत बनाए, नदियां बनाई, ये सभी इकोलॉजी है। जो नेचर ने बनाया वो पर्यावरण, इकोलॉजी। सिर्फ आदमी ने वो सोर्स लिया।